10th, दिस इज उमंग शर्मा। अभी के क्लास 10th के लिए हमारे जो सेशंस चल रहे हैं उनमें मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ एसएसटी के वो सारे चैप्टर्स जिनके डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स आपको टर्म 2 में देखने को मिलेंगे। मैं वो सारे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करती हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल भी एग्जाम टाइम में इनको मिस नहीं करना चाहिए। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, बेल आइकन को प्रेस किया, उनको पता चलता है कि वीडियोस हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आ रहा होता है। तो आप जिस भी मीडियम के बच्चे हैं आप वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं। बच्चों मेरी एक सजेशन है आपको, क्योंकि मैं मतलब मुझे एक्सपीरियंस है थोड़ा मतलब इतने टाइम से, तो मुझे पता है कि कौन सी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। मैं एक चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 क्वेश्चंस करवाती हूँ आपको, तो आप प्लेलिस्ट पे जाके वो सारे क्वेश्चन आंसर ज़रूर देखना जो कि मैंने आपके लिए करवाया। अगर आप हिंदी मीडियम में हैं तो आप हिंदी मीडियम वाली प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, और अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो आप इंग्लिश मीडियम वाली प्लेलिस्ट देख सकते हो। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो चैप्टर है, वो है हिंदी में लोकतांत्रिक राजनीति वाली जो आपकी बुक है उसमें राजनीतिक दल, और इंग्लिश में इसको पॉलिटिकल पार्टीज बोला जाता है। तो इसमें कुछ 5 से 7 क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी। आप देखिएगा कि आपको सेम क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। मैं थोड़ा सा इधर हो जाती हूँ। ओके, होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। अच्छा बच्चों, मैं एक बात और आपसे बोलूँगी। अगर मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप नोट्स नहीं भी बना रहे हैं तो एटलीस्ट आप वीडियो को सेव करके रखो ताकि आपको एग्जाम टाइम में इधर उधर ढूंढना ना पड़े। आप आराम से एक बार वीडियो देखो और दैट्स इट। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक राजनीतिक दल को राज्य दल के रूप में मान्यता देने के लिए चुनाव आयोग द्वारा क्या आवश्यकताएं निर्धारित की गई हैं। मतलब ऐसी कौन सी मतलब टर्म एंड कंडीशंस हैं जिनको आप पूरा करते हो तभी आप एक राज्य दल यानी एक राजनीतिक दल में एक राज्य दल बनाने के लिए आपको मान्यता मिलती है। ठीक है, तो क्या है देखो आप यहाँ पे पहले मैं समझा देती हूँ, उसके बाद आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्या है अगर आप विधानसभा के चुनाव लड़ रहे हैं, अगर आप विधानसभा में अपनी एक जगह बनाना चाहते हैं, तो होता ये है कि आपको एटलीस्ट 6% वोट मिलने चाहिए विधानसभा में। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, कम से कम 2 सीट आपको मिलनी चाहिए इलेक्शन कमीशन पार्टीज में। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। एक पार्टी जो किसी राज्य की विधानसभा चुनाव के लिए मैं कुल मतों का जितने भी कुल टोटल वोट्स पड़ रहे हैं उनमें कम से कम 6% वोट हासिल करती है और कम से कम 2 सीटें जीतती है, उसे चुनाव आयोग द्वारा राज्य पार्टी के रूप में मान्यता मिल जाती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। क्वेश्चन नंबर 2, विभिन्न देशों में विद्यमान विभिन्न दलीय व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए। यानी अलग अलग कंट्रीज में डिफरेंट कंट्रीज में क्या होता है कि डिफरेंट पार्टीज हैं। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे जैसे बीजेपी पार्टी है या यहाँ पे कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, अगर आप बाकी कंट्रीज की बात करें तो वहाँ पे भी ये पार्टीज हैं, नहीं। तो क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछ रहे हैं कि डिफरेंट कंट्रीज हैं उनमें किस तरीके से डिफरेंट पार्टीज हैं, आप उनको समझाओ। तो पहले मैं इसको यहाँ पे आपको यहाँ पढ़ने से पहले एक बार समझा देती हूँ कि क्या होता है। देखो बच्चों, होता क्या है कि बेसिकली 3 मेजर टाइप होते हैं पार्टीज के। कैसे कैसे टाइप होते हैं। पहली पार्टी मतलब पहला जो टाइप होता है वो होता है 1 पार्टी सिस्टम। तो बच्चों थोड़ा सा इंग्लिश में भी समझना आपके लिए ईजी रहेगा, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज बहुत टफ लैंग्वेज होती है ना। तो आप हिंदी में यहाँ से पढ़ लीजिएगा, मतलब मैं आपको पढ़वाऊंगी, बट आप इंग्लिश में समझने की कोशिश करना। ठीक है, जैसे 1 पार्टी सिस्टम क्या होता है, आपको नाम से पता चल रहा है 1 का मतलब होता है एक। कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं, कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे हमेशा एक ही पार्टी चुनाव लड़ती रहती है और एक ही पार्टी जीतती है। मतलब कोई अदर ऑप्शंस नहीं है लोगों के पास में, वही पार्टी जीतती है, वही सत्ता में आती है और वही अपनी वो बनाती है, मतलब अपनी राजनीतिक पार्टी बनाती है। तो जैसे चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना में 1 पार्टी सिस्टम ही चलता है। चाइना में क्या होता है, यहाँ बस कम्युनिस्ट पार्टी को ही पावर में आने का अधिकार होता है, बाकी और कोई भी पार्टी इलेक्शन में खड़ी नहीं हो सकती। सेम चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है, पढ़ लेते हैं। एक दलीय पार्टी, जो मैंने आपको 1 पार्टी सिस्टम बताया। चीन में एक दलीय पार्टी है, यहाँ केवल कम्युनिस्ट पार्टी को शासन में रहने की अनुमति है, हालांकि लोग राजनीतिक दल बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि
चुनावी पार्टी सत्ता के लिए स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा की अनुमति नहीं देती। हम एक दलीय व्यवस्था को अच्छा विकल्प नहीं मान सकते क्योंकि लोकतांत्रिक विकल्प नहीं है। मतलब सबके पास, अगर मैं आज इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ, मैं चुनाव में खड़ी होना चाहती हूँ, तो मेरे पास भी ये हक होना चाहिए कि हाँ ठीक है, आपकी जो मतलब जो रिक्वायरमेंट्स है अगर मैं उनको फुलफिल करती हूँ तो मैं इलेक्शन में खड़ी हो सकती हूँ। बट चाइना में ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होता है टू पार्टी सिस्टम। अभी हमने वन पार्टी सिस्टम पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम क्या होता है बच्चों? देखो जैसे चाइना में केवल एक ही पार्टी है, ऐसी अगर हम यूएस की बात करें, अमेरिका की बात करें, यहाँ पे क्या है, दो पार्टीज है। ठीक है, एक बार एक बन जाती है, फिर अगली बार में जो लोग मतलब इलेक्शंस वगैरह होते हैं, फिर एक बार में दूसरी बन जाती है, या दूसरी नहीं बनती तो वही, मतलब जैसे बहुत सारी पार्टीज नहीं है, लोगों के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, जैसे ए और बी मान लेते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ए ने अच्छा काम नहीं किया तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप बी को वोट दे सकते हो। ठीक है, तो ये कहाँ पे चलता है? ये चलता है अमेरिका की, अगर हम बात करें, यूएस की बात करें, यहाँ पर ऐसा होता है। ठीक है, एक बार थोड़ा समझा देती हूँ। अमेरिका और यूएस जैसी कंट्रीज में सत्ता दो पार्टीज के ही हाथों में हमेशा रहती है। हमेशा दो पार्टी में से किसी एक के जीतने की ही संभावना होती है। कुछ देशों में सत्ता आमतौर पर दो मुख्य दलों के बीच बदल जाती है। कई अन्य दल मौजूद हो सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं और राष्ट्रीय विधानसभा में कुछ सीटें जीत सकते हैं, लेकिन केवल दो मुख्य दलों के पास सरकार बनाने के लिए बहुमत की सीटें जीतने की गंभीर संभावना होती है। ऐसा नहीं है जैसे चाइना में, तो क्या है, किसी के पास अधिकार ही नहीं है दूसरे पार्टी बनाने का। बट यहाँ पे क्या है, अधिकार तो है, लेकिन हमेशा वो दो बड़ी पार्टीज ही जीतती हैं, बाकी किसी के पास कभी इतने वोट ही नहीं आते कि, है ना, मतलब वो अपनी सत्ता बना सके, अपनी पार्टी बना सके। ठीक है, क्या है यहाँ पे? अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। आगे बढ़ते हैं। बहुदलीय पार्टी जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मल्टी पार्टी सिस्टम। क्या होता है? जैसे हम अपने भारतवर्ष की बात करें, हम अपने इंडिया की बात करें, यहाँ पे क्या है, कितनी सारी पार्टीज हैं, मतलब पांच छह पार्टीज के नाम तो आप ऐसे बता सकते हो, मतलब, है ना, लेकिन बाकी बहुत सारी पार्टीज हैं। तो यहाँ पे क्या है, मतलब डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, कोई भी अपनी पार्टी बना सकता है। आपको अगर विधानसभा में कम से कम 6% वोट मिले और आप दो सीटें इलेक्शन में जीत जाते हो, तो फिर क्या होता है, आप अपनी पार्टी बना सकते हो। तो ये कहाँ चलता है? इंडिया में चलता है। क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं। यदि कई दल सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और दो से अधिक दलों के पास अपने बल पर या दूसरों के साथ गठबंधन में सत्ता में आने का उचित मौका है, तो इसे बहुदलीय पार्टीज कहा जाता है। और भारत एक बहुदलीय व्यवस्था है भारत में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। बच्चों, मैं एक चीज़ और बता दूं कि मतलब मैं बीच बीच में ऐसा बोलती हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों, केवल 5 या 6 क्वेश्चंस करवा रही हूँ आपको, सारे इंपॉर्टेंट है। मतलब ये तो मैं तो कहते हैं ना कि आदत से मजबूर है, तो बच्चों को बोल देते हैं ये इंपॉर्टेंट है, बट ये 5-6 में भी मैं आपको कैसे बताऊँ कि कौन सा इंपॉर्टेंट है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, उस राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नाम बताइए जिसे भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्यों से प्रेरणा मिलती है। उस दल की 4 विशेषताएं बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और साथ में आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि ऐसी कौन सी, मतलब नेशनल पार्टी का नाम बताओ जिसने भारत के कल्चर को, मतलब इंडिया का जो हमारा कल्चर है उसको वैल्यू दी है, या उसको वैल्यू देना चाहते हैं, या उसको हमेशा वैल्यू देते हैं। बच्चों, इसमें जैसे हम बीजेपी पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी जिसको हम बोलते हैं, इस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? पार्टी कब बनी थी? 1980 में। ठीक है, तत्कालीन भारतीय जनसंघ में पुनर्जीवित करके की गई थी। इस पार्टी की 4 विशेषताएं हैं। पहले मैं आपको विशेषताएं एक बार बता देती हूँ, उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं। देखो, अगर हम बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो इसमें जो कल्चरल या नेशनलिज्म, इसी पार्टी को नेशनल एलिमेंट है। जैसे इस पार्टी का अगर हम मेन उद्देश्य माने तो क्या है, ये जम्मू एंड कश्मीर का जो मुद्दा है, ये पार्टी स्पेशली ये चाहती है कि जम्मू एंड कश्मीर को भारत में मिला दिया जाए। ठीक है, एक इस पार्टी का सबसे जो है ना, एक पार्टी
एक एम होता है, तो वो इस पार्टी का एजेंडा है। एक्चुअली एम नहीं, इसको एजेंडा बोलेंगे, ठीक है, एक एजेंडा है। दूसरी चीज़ कि जितने भी देश में रहने वाले लोग हैं, सभी लोग समान रूप से धर्म परिवर्तन करने का इनको अधिकार देती है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी अपना धर्म कभी चेंज कर सकता है, और वो सारा अधिकार कौन देता है? भारतीय जनता पार्टी का जो एक मेन एजेंडा है वो है। दूसरी चीज़, 1990 में अगर हम नॉर्थ और वेस्ट की बात करें, 1990 में नॉर्थ और वेस्ट में ही क्या हो रहा था कि जो शहरी एरिया थे, मतलब जो शहर का इलाका था सारा तक, मतलब जो केवल शहर के लोग इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे। नॉर्थ और वेस्ट में केवल जो शहर के लोग थे वही इस पार्टी को 1990 में सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन बाद की अगर हम बात करें तो जो ग्रामीण इलाके थे उनको भी समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी का ये हमारे कल्चर का, हमारी संस्कृति का, हमारी वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। दूसरी चीज़ बच्चों, ये सारी बातें ना आपकी बुक की लैंग्वेज है, आपकी बुक की, तो मतलब मेरा कोई पर्टिकुलर ऐसे मैं किसी पार्टी को वो नहीं कर रही हूँ, सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट आपकी बुक में जो है वो आपको बता रही हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1998 की अगर हम बात करें, में बहुत सारे राज्य और क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पे क्या हुआ, इसको गठबंधन मिला, ठीक है। और ये क्या हुआ 2004, लेकिन 2004 में एक बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार भी गई थी, ठीक है, और 2013 में फिर से सत्ता में आ गई थी। तो क्या है देख लेते हैं। पहली चीज हमसे पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रीय और राजनीतिक की अवधारणा में संस्कृति राष्ट्रवाद एक महत्वपूर्ण तत्व है। दूसरा, पार्टी भारत के साथ जम्मू और कश्मीर का पूर्ण क्षेत्रीय और राजनीतिक एकीकरण चाहती है। देश में रहने वाले सभी लोगों के समान नागरिक संहिता और धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध। दूसरी चीज, 1990 में के दशक में इसका समर्थन आधार काफ़ी बढ़ गया। 1990 में लोग इसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने लगे। पहले उत्तर और पश्चिम और शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व और ग्रामीण क्षेत्रों में अपना समर्थन बढ़ाया। 1998 में कई राज्यों और क्षेत्रीय दलों सहित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता के रूप में सत्ता में आई। यह 2004 में चुनाव हार गई, 2013 में वापस से सत्ता में आई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बिल्कुल छोड़कर मत जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4 पे क्या है, एक राष्ट्रीय पार्टी और एक राज्य पार्टी के बीच में क्या अंतर होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब मैं आपको आप तो सबके लिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, बट है सारे इंपॉर्टेंट। देखो, नेशनल पार्टी और अगर हम स्टेट पार्टी के डिफरेंसेस की बात करें, आपको वैसे भी पता होना चाहिए क्या डिफरेंसेस होते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करें तो क्या होता है, जो नेशनल पार्टी होती है उसमें सॉरी, लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव में या फिर 4 स्टेट में विधान चुनाव में कम से कम 6% वोट मिलने चाहिए, तभी आप एक नेशनल पार्टी बना सकते हो। वहीं पर अगर हम स्टेट पार्टी की बात करें, यानी हम क्षेत्रीय पार्टी की बात करें, तो वहां पर क्या होता है, राज्य का विधानसभा चुनाव में 6% का वोट और कम से कम 2 सीटें आपको मिलनी चाहिए, तभी आप एक स्टेट पार्टी बना सकते हो। उसके बाद में चलो पहले यहाँ से पढ़ते भी जाते हैं साथ साथ। एक पार्टी जो लोकसभा चुनाव या 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव में कुल वोटों का कम से कम 6% हासिल करती है और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें जीतती है, उसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी जाती है। अगर यहीं पर हम क्षेत्रीय पार्टी की बात करें बच्चों, देखो ये पॉइंट नंबर 1 है किसका, ये पॉइंट नंबर 1 है राष्ट्रीय पार्टी का, और ये पॉइंट नंबर 1 है किसका, क्षेत्रीय पार्टी का। अब आप यहाँ पे ऐसे करके डिफरेंस भी देख सकते हैं। एक पार्टी जो किसी राज्य की विधानसभा के चुनाव में पार्टी का कुल वोटों का कम से कम 6% हासिल करती है और कम से कम 2 सीटें जीतती है, उसे राष्ट्र पार्टी के रूप में मान्यता मिलती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये वाला क्या है, राष्ट्रीय दल देशव्यापी दल है और विभिन्न राज्यों में इसकी इकाइयां होती हैं। मतलब अगर हम नेशनल पार्टी की बात करें तो यह कंट्री वाइड होती है। कंट्री वाइड का मतलब होता है देशव्यापी होती है, कंट्री वाइड होती है, और इनकी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं स्टेट के अंदर,
ठीक है, इनकी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं स्टेट के अंदर। बट वहीं पर अगर हम स्टेट पार्टी की बात करें या क्षेत्रीय पार्टी की बात करें, वहाँ पे क्या होता है, राज्य के दल राज्य के भीतर लोकप्रिय होते हैं। मतलब केवल एक स्टेट के अंदर ये काफ़ी पॉपुलर होता है, बट नेशनल लेवल पर ये इतने पॉपुलर नहीं होते। विभिन्न जिलों में इनकी इकाइयाँ होती हैं। इसमें तो जिलों में इकाइयाँ होती हैं और यहाँ पे राज्य में इकाइयाँ होती हैं। इकाइयाँ मतलब यूनिट्स होती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 पे। क्या है, ये दल यानी नेशनल पार्टीज में राष्ट्रीय हितों के मुद्दे उठाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो पूरे देश में, अगर आज हम जैसे बीजेपी पार्टी की बात करें तो वो क्या केवल किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र के बारे में बात करते हैं, नहीं, वो पूरे देश के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी की बात करें तो वो क्या है, पूरे देश के बारे में बात कर रहे होते हैं। देश की इकोनॉमी में क्या चल रहा है, देश पे क्या समस्याएं हैं, देश में क्या अच्छा चल रहा है, मतलब वो पूरे देश के बारे में बात करते हैं। बट अगर वहीं पर हम अगर आप यूपी साइड से हैं तो आपको पता होगा वहाँ पे समाजवादी पार्टी है, तो समाजवादी पार्टी देश के मुद्दों पर बात नहीं करती, वो क्या केवल एक स्टेट के मुद्दों पर बात कर रही होती है। ये डिफरेंस होता है। आगे पॉइंट नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी आदि। और वहीं पर अगर हम स्टेट पार्टी में कौन कौन सी, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी, समाजवादी पार्टी और अरुणाचल कांग्रेस पार्टी। होप आपको ये समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजनीतिक दलों के सामने पहली चुनौती पार्टियों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र की कमी है। देखिए सही बात है, अगर आप समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और इंटरेस्टिंग भी है। क्या है, इसमें ये बोल रहे हैं कि अगर हम पार्टीज की बात करें तो पार्टीज का जो फर्स्ट चैलेंज होता है ना, जो पहली चुनौती होती है, वो अपनी इंटरनल डेमोक्रेसी के बारे में होती है। होता क्या है कि अगर आप पार्टी में देखेंगे तो क्या होता है कि पूरे देश में केवल कुछ ही लीडर्स ऐसे होते हैं जिनको हमेशा टॉप पे रखते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें किसी भी फेमस पार्टी को आप उठा लीजिए, उसके एक पार्टी में कितने सारे लोग होते हैं, क्या आप सबके नाम जानते हैं? नहीं ना। अगर आप बीजेपी पार्टी की बात करें या अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो क्या आप सबको जानते हैं? या आप जितनों को जानते हैं क्या पार्टी में केवल उतने ही लोग हैं? नहीं, पार्टी में बहुत सारे लोग हैं। बट ये लोकतंत्र की कमी है, ये डेमोक्रेसी की कमी है कि कुछ ही लोगों को हमेशा टॉप पे रखा जाता है, बाकी लोगों को मतलब लोग उन्हें जानते तक नहीं है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि मेंबर्स का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता। आपको पता है कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि एक मिनिमम क्वालिफिकेशन इतनी होनी चाहिए पहले, या फिर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, कोई इंटरनल इलेक्शन भी नहीं होते। मतलब ऐसा नहीं है कि किसको इस बार खड़ा करना है कहाँ सीट से, तो इसके लिए कोई इंटरनल उनके वो नहीं, वोटिंग नहीं हो रही होती है। ठीक है, जो हमेशा से चलता आ रहा है, जैसा धर्रा वही चलता रहता है। दूसरी चीज, पार्टी के आधे से ज्यादा मेंबर पार्टी की आंतरिक बातों को जानते ही नहीं, उनको जानकारी नहीं होती। सारे डिसीजंस केवल जो टॉप पे लोग बैठे होते हैं वही लेते हैं, बाकी जो छोटे छोटे और कई सारे लोग होते हैं पार्टी के लिए, जो पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उनको बहुत सारे इंपॉर्टेंट मुद्दों में इन्वॉल्व ही नहीं किया जाता। ठीक है, जैसे हम और आप की अगर बात करें, बहुत सारी पार्टी के बारे में हमें केवल क्या चीज़ें पता चल रही हैं जो कि पार्टी के लोग चाहते हैं कि हमें पता चले। इसी तरीके से सेम जो पार्टी में और लोग हैं उनको भी बहुत सारी बातों के बारे में नहीं पता होता। दूसरी चीज़, अगर कोई नेता इस सब से असहमत है, अगर कोई नेता चाहता है कि नहीं ये सब नहीं होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, डेमोक्रेसी जो है वो बनी रहे पार्टी के अंदर भी, इससे सहमत है, तो उसका पार्टी में रहना भी बहुत मुश्किल होता है। आप बहुत बार देखते हैं कि अगर कोई अपनी पार्टी पे किसी चीज़ के लिए उंगली उठाता है, बोलता है, तो फिर उसे पार्टी में भी रहने नहीं देते। ठीक है, दूसरी चीज़, पार्टी के साथ वफादारी से ज़्यादा ज़रूरी नेता के प्रति वफादारी ज़्यादा ज़रूरी होती है। मतलब मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। जैसे अगर हम बात करें आज की, अगर हम बात करें तो बीजेपी पार्टी का आपको पता है। ठीक है, तो बहुत बार क्या होता है कि आप बीजेपी पार्टी के अंदर जितने भी लोग हैं वो बीजेपी पार्टी के लिए कितने लॉयल हैं, इससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है, आपको पार्टी में बने रहने के लिए ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप योगी जी के कितना क्लोज हैं या आप मोदी जी के कितना क्लोज हैं। ठीक है, तो बस यही सारी चीज़ें हैं। इसमें क्या है, एक बार हम पढ़ लेते हैं। क्या है, फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, पूरे विश्व में राजनीतिक दलों में एक या कुछ शीर्ष नेताओं ही सत्ता के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है, यानी कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो कि टॉप पर होते हैं। दूसरी चीज,
दल सदस्यता रजिस्टर नहीं होते, ठीक है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, कोई बैठक मतलब संगठनात्मक बैठक नहीं होती, बैठाल के आंतरिक चुनाव नहीं होते। दूसरी चीज, पार्टी के सामान्य सदस्यों के पार्टी के अंदर क्या होता है इसके बारे में पर्याप्त जानकारी ही नहीं होती। दूसरी, चूंकि एक या कुछ नेता पार्टी के सर्वोपरि शक्ति का प्रयोग करते हैं, जो नेतृत्व में से असहमत होता है, उनके लिए पार्टी में बने रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आपको उसी भेड़ चाल में चलना पड़ेगा। अगर आप अलग से कुछ अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आगे, पार्टी के सिद्धांतों को नीतियों के प्रति वफादारी से ज़्यादा आपको जो पार्टी के रूल्स हैं उससे आप कितना वफादार हो, इससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि आप मतलब व्यक्तिगत पर्सनल तरीके से जो वहाँ बड़े नेता हैं उनके लिए आप कितना वफादार हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है? हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है, हमें समझाइए। ये क्वेश्चन आपसे दो तरीके से पूछा जा सकता है, पहला तरीका और दूसरा तरीका क्या है। राजनीतिक दल लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस कथन की पुष्टि के लिए 4 बिंदुओं की व्याख्या कीजिए। एक और तरीका है पूछने का, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, राजनीतिक दलों के बिना आधुनिक लोकतंत्र का अस्तित्व नहीं हो सकता। कथन को परीक्षण करो। एक एक क्वेश्चन को पूछे जाने का कई तरीका हो सकता है, तो आप में ये नज़र होनी चाहिए आपके पास में कि आप क्वेश्चन को समझ पाते हैं, ठीक है, अच्छे से आप समझ पाओ। क्या है देखो, मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि आखिर हमें पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत क्यों होती है, राजनीतिक दलों की हमको ज़रूरत क्यों होती है। पहला दे रखा है इसमें, पढ़ते हैं यहाँ से, आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना मौजूद नहीं हो सकते। राजनीतिक दलों की अनुपस्थिति में चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार स्वतंत्र होगा। नतीजन कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में बात नहीं करेगा, कोई वादा नहीं करेगा। अब आप सोचिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी ना होती, कोई बीजेपी नहीं होता, कोई कांग्रेस नहीं होता, कोई समाजवादी पार्टी नहीं होती, ये सारी पार्टीज नहीं होती, सब इंडिविजुअली लड़ रहे होते, सब इंडिविजुअली इलेक्शन में खड़े हो रहे होते, क्या होता, कोई देश के बारे में बात नहीं करता, कोई क्षेत्र के बारे में बात नहीं करता, सब सिर्फ अपने अपने एरियाज के बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। कोई देश के लिए जवाबदेह नहीं होता। अगर देश में कोई बड़ा मुद्दा हो रहा है तो कोई उसके लिए जवाबदेह नहीं होता। आगे नेक्स्ट दूसरा पॉइंट क्या है, राजनीतिक दलों के बिना सरकार बन सकती है, लेकिन इसकी उपयोगिता हमेशा अनिश्चित रहेगी। चुने हुए प्रतिनिधि अपने क्षेत्र से में जो कुछ भी करते हैं उसके लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रति जवाबदार होंगे, लेकिन देश चलेगा इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होगा। वही लगभग सेम पॉइंट है। ये बोल रहे हैं कि अगर सब ऐसे इंडिविजुअली खड़े हो जाएं, ठीक है, कोई राजनीतिक पार्टी ना हो, तो क्या होगा कि सब लोग केवल कौन किसके प्रति, चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि इस क्षेत्र से कोई खड़ा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए इस क्षेत्र से मैं खड़ी हूँ, तो मैं केवल अपने क्षेत्र के प्रति जवाब दे सकती हूँ कि क्षेत्र में पानी क्यों नहीं आ रहा है, लाइट की क्या समस्या है, और भी क्या छोटी छोटी दिक्कतें हैं, सड़क क्यों नहीं बन रही। लेकिन क्या मैं देश के मुद्दों पर बात करूंगी? नहीं, मैं क्यों बात करूंगी, ठीक है, मतलब बाकी देखेंगे, वैसा वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। थर्ड पॉइंट क्या है, बड़े समाज को प्रतिनिधि लोकतंत्र की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे समाज बड़े और जटिल होते गए, उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचार एकत्र करने और उन्हें सरकार के सामने पेश करने के लिए किसी एजेंसी को की भी आवश्यकता थी। उन्हें सरकार का समर्थन करने या उस पर लगाम लगाने, नीतियां बनाने, उन्हें न्यायोचित ठहराने या विरोध करने के लिए एक तंत्र की आवश्यकता थी। देखिए, सही बात है, अभी क्या है, समाज या सोसाइटी या एक देश कोई छोटी चीज़ नहीं है, ठीक है, बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा ग्रुप है, हम ऐसा कह सकते हैं, लोगों का एक ग्रुप है बहुत बड़ा, जिस पर एक पार्टी का होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब पार्टी होती है तो कुछ नियम बनते हैं जिनको सबको मानना होता है। अगर मैं एक सिंगल पार्टी हूँ, मतलब मैं अकेले निर्दलीय खड़ी रहना चाहती हूँ, तो होगा क्या कि मैं अपने रूल्स खुद बनाऊंगी, मैं उनको फॉलो करूंगी या नहीं करूंगी, वो सब कोई देखने वाला नहीं होगा।
अब क्या हो रहा है कि ठीक है, लोग मतलब उन जो भी मुद्दे बने हुए हैं, जैसे अभी हमने बीजेपी पार्टी के बारे में पढ़ा कि वहाँ पे क्या था, उनका जो मुद्दा है वो मतलब जो उनका मेन मोटिव है वो क्या पढ़ा था हमने कि जम्मू एंड कश्मीर को भारत में मिलाना और वो सारी चीज़ें। तो ठीक है, हर पार्टीज के कुछ अपने अपने एजेंडाज होते हैं, तो वो एजेंडाज सबको मिलकर पूरे करने होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 4। हम यह कह सकते हैं कि लोकतंत्र के लिए एक आवश्यक शर्त है, वे विभिन्न कार्य करते हैं, वे सरकार बनाते हैं और चलाते हैं, वे जनमत को आकार देते हैं, वे किसी देश के लिए कानून बनाने के निर्णायक भूमिका निभाते हैं। जिसकी सरकार आती है वो देश के लिए कुछ कानून बनाती है, वो देश के लोगों के जो हित के बारे में कुछ काम करती है, और वो सारी चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि निर्दलीय खड़े होना, मतलब सबका अलग अलग खड़े होने से ज़्यादा ज़रूरी है कि देश में पार्टियों का होना। मैंने सिर्फ 6 क्वेश्चंस आपको करवाए, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये पसंद आएंगे। बच्चों, एक रिक्वेस्ट है आपसे, मैं कभी आपसे बीच बीच में ये नहीं कहती कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मतलब आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, बट मैं फिर भी आपसे कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो, तभी आपको बाकी सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट, सजेशन, कुछ भी समझ लीजिए, इन क्वेश्चंस को एग्जाम में बिल्कुल भी छोड़कर मत जाना। इनको कम से कम एग्जाम से पहले 2-2, 3-3 बार वीडियोस को सेव कर लो और इनको देखना, ठीक है। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच। और कमेंट सेक्शन है बताने के लिए कि आपको किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।